ओके तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास शुरू करी जाए। कौन सा चैप्टर चल रहा था? EBIT EPS एनालिसिस। ओके EBIT EPS एनालिसिस पेज नंबर 5। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25। ओके और जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं 24, 26 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, ओके। एक्स कंपनी लिमिटेड is considering 3 different plans to finance total project cost of rupees 100 lakhs. These are प्लान ए क्या है? प्लान ए क्या है कि 50 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर से मांगिए, 50 लाख डिवेंचर होल्डर से। प्लान बी इक्विटी से 34 लाख, डिवेंचर से 66 लाख। प्लान सी अकॉर्डिंगली सेल्स फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ ऑपरेशन आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 100 lakhs, 125 lakhs and 150 lakhs and 10% profit before interest and tax forecast to be achieved. Corporate taxation to be taken at 50%. मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जब कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स तो इसका मतलब है इनकम टैक्स। ये बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रहा हूं, आप सब लोगों को बता दूं कि इनकम टैक्स एक्ट में एक और टैक्स पढ़ाया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट में एक और टैक्स पढ़ाया जाता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, CDT। हम इसको पॉपुलरली डिविडेंड टैक्स के नाम से जानते हैं। क्या आप लोगों ने ऐसा कोई टैक्स पहले पढ़ रखा है? नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे जरूर। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इनकम टैक्स पर बात करते हैं, पर हम डिविडेंड टैक्स पर बात नहीं करते। हम डिविडेंड टैक्स पर बात क्यों नहीं करते? हम क्यों करें बात डिविडेंड टैक्स पर? बड़ा सवाल तो ये उठता है। हम कोई आपको इनकम टैक्स लॉ पढ़ा रहे हैं? डिविडेंड टैक्स इस साल है, हो सकता है अगले साल ना हो, तो क्या हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताबें बदल देंगे? देखो भी ऐसा है, इनकम टैक्स लॉ से हम अपनी थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि हम कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पढ़ रहे हैं तो अपनी गलती यही ठीक कर लीजिए। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हां, इनकम टैक्स के बारे में हम बात जरूर करेंगे। ओके, तो पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड टैक्स पर डिस्कशन नहीं होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूट EPS इन ईच ऑफ द अल्टरनेटिव प्लान्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द 3 years एंड इवेल्युएट द प्रपोजल्स। चलिए, आप क्या करेगा, हाँ जी, मैं आप लोगों को बता दूं, मुझसे पूछा भी जा रहा है कि क्या दशहरे वाले दिन छुट्टी होगी कि नहीं होगी।
तो मैं आपको बता देता हूं, हां, जिस दिन दशहरा होगा उस दिन मेरी क्लास नहीं होगी। दशहरा जिस दिन होगा उस दिन की छुट्टी है आप लोगों की। अब ये मुझे नहीं मालूम कि दशहरा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को आता है कि नहीं आता। जिस दिन दशहरा होगा उस दिन शाम को मेरी क्लास नहीं होगी, तो आप उस दिन की छुट्टी मान लीजिए, ठीक है ना। अब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दशहरा नहीं आए तो ये मेरा तो कसूर नहीं है ना भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हो गया जवाब। हां, दिवाली के मौके पे छुट्टी है। हाँ, मैं समझ सकता हूं आप लोग के लिए ये बात जाननी कितनी जरूरी है। क्वेश्चन के आंसर तो होते रहते हैं, छुट्टी की सिचुएशन क्लियरली पता चल जानी चाहिए। ओके, नवंबर 13 एंड नवंबर 15, ट्यूसडे एंड थर्सडे, ये दो आपकी छुट्टियां होंगी। नवंबर 13 एंड नवंबर 15। दिवाली कौन सी तारीख को है? 30। एक तो ये छुट्टी होगी और 15 की भी छुट्टी। इस दिन भैया दूज है, तो दिवाली वाले दिन की छुट्टी होगी और भैया दूज वाले दिन छुट्टी होगी। और कोई छुट्टी बनती भी नहीं, और कोई छुट्टी का हिसाब किताब बनता भी नहीं। और दशहरे की भी छुट्टी आपकी है ना, दशहरे की भी छुट्टी है। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि जिस दिन दशहरा और आप लोग आ जाए, मैं उस दिन आने वाला नहीं हूं। अब दशहरा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं आए तो ये मेरी समस्या नहीं, ठीक है ना। ओके, प्लान ए, यस प्लीज। प्लान ए क्या है कि इक्विटी से फाइनेंसिंग होनी चाहिए 50 लाख और डिबेंचर से फाइनेंसिंग होनी चाहिए 50 लाख। ओके, ये प्लान ए है। पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2 and year 3. Particulars year 1, 2 and 3. तो पर्टिकुलर्स में आप सबसे पहली बात क्या लिखना चाहेंगे? EBIT, और EBIT के ब्रैकेट में क्या लिखना चाहेंगे? 10% ऑफ सेल्स। 10% ऑफ सेल्स ना। पहले साल सेल्स कितनी है? 100 lakhs पर EBIT इसका 10% यानी 10 लाख। सेकेंड ईयर में सेल कितनी है? 125 lakhs, 10%। थर्ड ईयर 150 lakhs, 10%, 15 lakhs, 15 लाख रुपए। आप इसमें से माइनस करिएगा इंटरेस्ट, आप इसमें से इंटरेस्ट माइनस करिएगा। प्लान ए से आपने पैसों का इंतजाम किया है, इसमें डिबेंचर हैं 50 लाख के, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। $4 lakhs,
6 lakhs and 8,50,000 and 11 lakhs. यह आपने मुझे बता दिया ईबीटी. अब आप इसमें से माइनस करिएगा टैक्स. टैक्स का रेट कितना है? 50%. अकॉर्डिंगली आपको ईएटी पता चल जाएगा. $4,25,000. $5,50,000. ये आपने मुझे बता दिया ईएटी. नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. इस प्लान में इक्विटी फाइनेंसिंग है 50 लाख रुपए. एक शेयर है 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 5 लाख. अब मुझे ईपीएस बताएं. 0.6, 0.85, 1.1. यहां तक कैलकुलेशन हो गई. फिर आप इसके नीचे लिखेंगे टोटल ईपीएस ऑफ 3 years. पहले साल का ईपीएस 0.6, दूसरे साल का 0.85, तीसरे साल का 1.10, टोटल 2.55. इसका मतलब 3 साल में कुल मिलाकर अगर सोचा जाए तो एक शेयर पर टोटल इनकम अर्न करी जाएगी 2.55. अब आप लिखिएगा प्लान बी और आप यही कॉलम्स बनाइएगा. प्लान बी के लिए भी यही सब करना है. पर्टिकुलर्स ईयर 1, 2 and 3. एक बार फिर से ईबीआईटी है 10% ऑफ सेल्स. वही है, पहले साल की सेल 100 lakhs, ईबीआईटी उसका 10%. उसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी और थर्ड ईयर में भी एकदम वही अमाउंट है. हाँ, तो इंटरेस्ट माइनस किया जाए. अगर आपने फाइनेंसिंग करवाई प्लान बी के हिसाब से तो इसमें डेब्ट होना चाहिए 66 lakhs और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. $66 lakhs 8% कितना हुआ? चले 5,28,000 अगर हम माइनस कर दें तो फिर ईबीटी पहले साल 4,72,000, 7,22,000, 9,72,000,
72,000. Okay, 9,72,000. 50% is tax. 2,36,000. 3,61,000. 4,86,000. 4,86,000. हम इस समय प्लान बी डिस्कस कर रहे हैं ना। देखो जी, आप कहते हैं कि डेप्ट फाइनेंसिंग है 66 लाख और इक्विटी फाइनेंसिंग है 34 लाख। 34 लाख, एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो गए? 3,40,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपने बताए 3,40,000। आइए हम EAT को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करें ताकि हमें पता चल जाए EPS। पहले साल आपने बताया 0.6, चलो 0.69, 1.06, 1.06, 1.43 total EPS of 3 years। कितना टोटल है? 3.18। हाँ जी, प्लान बी प्लान ए से तो अच्छा ही है कम से कम। यही कैलकुलेशन प्लान सी के लिए भी करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस प्लान में टोटल EPS ऑफ 3 इयर्स मैक्सिमम आएगा हम उसी प्लान के फेवर में अपनी बात कह देंगे। प्लान सी, तो आइए यही कैलकुलेशन प्लान सी के लिए भी करी जाए। उसके लिए फिर से यही कॉलम्स बना लिए जाएं। हाँ जी, प्लान सी क्या है कि डेप्ट फाइनेंसिंग होनी चाहिए 75 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए 8%। एट परसेंट वैसे कितना हो गया? 6 लाख। अर्निंग बिफोर टैक्स Year 1 4 lakhs, year 2 is 9 lakhs, sorry 6,50,000, and year 3 is 9 lakh। चलिए 50% टैक्स माइनस कर देते।
हाँ जी, अब आपको बताना चाहिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में। 2,50,000, 2.5 लाख। ईपीएस कितना होगा? 0.8, सॉरी 1.3, 1.80। टोटल ईपीएस ऑफ 3 years 3.90। तो आप कौन से प्लान के फेवर में? सी के फेवर। तो आप लिखिएगा कंक्लूजन। ओके, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट total EPS of 3 years, total EPS of 3 years is maximum in plan C. Total EPS of 3 years is maximum in plan C, full stop. Hence it is advised to arrange total funds of rupees 100 lakhs in such a manner that rupees 25 lakhs comes from equity financing. Rupees 25 lakhs comes from equity financing, and balance rupees 75 lakhs comes from 8% डेप्ट फाइनेंसिंग। 8% डेप्ट फाइनेंसिंग। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारे लिए, ठीक। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ जी। PQR एंटरप्राइजेस has assets of rupees 20 crores financed by 1 crore equity share of rupees 20 each। तो आपके पास 20 करोड़ की एसेट है, आपके पास 20 करोड़ का शेयर कैपिटल है। तो आपने 20 करोड़ के शेयर इश्यू करे, 20 करोड़ का कैश आया, 20 करोड़ की एसेट खरीदे। आगे, the company is considering to redeem some of the shares with borrowed funds। कंपनी चाहती है कि उधार के पैसे को लाया जाए और उन पैसों से इक्विटी शेयर को रिडीम किया जाए। मैं ये बात आपको क्लियरली बता दूं कि कंपनी लॉ के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। बोरोड फंड्स को लाकर इक्विटी शेयर को रिडीम नहीं किया जा सकता। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं होगा पॉसिबल कंपनी लॉ में। क्या हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास में बाकी सब्जेक्ट्स के पॉइंट भी डिस्कस करेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी तो नहीं बनती ना। कल को कंपनी लॉ बदल जाए तो अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? और दूसरी बात, फाइनेंस पढ़ाते समय अगर आप हमको कानूनी मामलों में उलझाओगे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपका फाइनेंस कमजोर हो जाएगा? क्यों हम उन बातों के बारे में डिस्कस करें? सवाल तो ये उठता। एक और बात ये है,
कंपनी में भले ही इस तरीके की लिमिटेशन हो, पार्टनरशिप फर्म में तो ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। अगर पार्टनर को पैसे लौटाने हैं तो उधार के पैसे लाकर लौटाए जा सकते हैं। तो फाइनेंस कहता है आप ना हमको इन बातों से ऊपर उठ के सोचो। अब हमारे आंसर में ये पॉइंट मत डालो जी वहां ये होता है वहां ये होता है। अब वहां जो होता है फिर वही की क्लास में पढ़ो, उनकी बातें आप हमारे यहां तो नहीं पढ़ सकते ना। सीधी सी बात याद रखिएगा, जैसे बाकी क्लासेस में हमारी बातें डिस्कस नहीं होती, तो हमारी क्लास में उनकी बातें भी डिस्कस नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं फिर। The company is considering to redeem some of the shares with borrowed funds which it can obtain at 15%. The expected EBIT considering tax rate of 50% for next year is rupees 5 crores. Number 1, the firm is considering two alternatives of 25% debt and 50% debt to total funds. Find out expected EPS for both the alternatives. सेकेंड पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आप लिखिएगा आंसर टू द फर्स्ट पॉइंट और हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस अंडर द ऑप्शंस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस अंडर द ऑप्शंस ऑफ 25% and 50% debt financing. अब ये कॉलम्स बनाएंगे। पर्टिकुलर्स 25% debt and 50% debt. Particulars 25% debt and 50% debt. हाँ जी, इक्विटी कैपिटल एंड 15% डेब्ट कैपिटल, टोटल कैपिटल। देखिए पहली लाइन में लिखा है कि आपका कैपिटल है 20 करोड़ रुपए। पहली लाइन में लिखा है कि आपका कैपिटल है 20 करोड़ रुपए, तो आप टोटल कैपिटल लिखिएगा 20 करोड़ रुपए। 20 करोड़ में इतनी जीरो होती है ना, 20 करोड़। हाँ जी, पहले ये सारा का सारा 20 करोड़ इक्विटी शेयर होल्डर्स का था। अब हम सोच रहे हैं कि डिबेंचर होल्डर को ले आए और इक्विटी शेयर होल्डर को बाहर कर दें। हम यही सोच रहे हैं। इसका मतलब हम प्लस और माइनस दोनों करना चाहते हैं। हम किसी को लाना चाहते हैं और किसी को निकालना चाहते हैं। यानी टोटल कैपिटल पहले भी 20 करोड़ था, अब भी 20 करोड़ रहेगा। पहले ये पूरा का पूरा 20 करोड़ इक्विटी का था। अच्छा, 20 करोड़ का 25% कितना होता है? 5 करोड़। आइए डिबेंचर होल्डर से 5 करोड़ रुपए ले आए। आइए डिबेंचर होल्डर से 5 करोड़ ले आए और इक्विटी शेयर होल्डर को 5 करोड़ दे दें। इक्विटी कम हो गया, डेब्ट बढ़ गया। इक्विटी कम हो गया, कितना रह गया? 15 करोड़।
टोटल वही 20 करोड़, डिवेंचर 5 करोड़ बढ़ गया, इक्विटी 5 करोड़ घट गया, टोटल वही 20 करोड़। अब डिवेंचर 10 करोड़ इंक्रीज करें और इक्विटी 10 करोड़ डिक्रीज करें, क्या ये बात सही? डिवेंचर आपने 10 करोड़ इंक्रीज करे, इक्विटी आपने 10 करोड़ डिक्रीज किया, टोटल कैपिटल अभी भी वही 20 करोड़ का 20 करोड़। ओके, ये बताइएगा कि ईबीआईटी कितना है? 5 करोड़। इसमें से हम क्या माइनस करें? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? 5 करोड़ 15%, 75 lakhs। दस करोड़ 15%, 1 करोड़ 50 लाख। So we get EBT 4 crore 25 lakhs and 3 crore 50 lakhs। टैक्स का रेट 50%, यानी 2 crore 12 lakhs 50,000। 1 crore 75 lakhs। So we get EAT 2 crore 12 lakhs 50,000 and 1 crore 75 lakhs। नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वैसे एक शेयर कितने का है? 20 रुपए का। अगर एक शेयर 20 रुपए का है तो फिर आप मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बता सकते हैं? 75 lakhs। और सेकंड ऑप्शन में 50 lakhs। चलिए EAT को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं और हमें EPS पता चल रहा है 2.83, 3.5। ठीक है, ये हमने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर दे दिया ना। अगर हम 25% डेप्ट की फाइनेंसिंग करते हैं तो ये हालात बनेंगे, अगर हम 50% डेप्ट फाइनेंसिंग करते हैं तो ये हालात बनेंगे। ये हमने क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का आंसर दे दिया है। सेकंड पॉइंट की तरफ आएगा। हाँ जी, प्लीज कम टू द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, इन अ बैड ईयर the EBIT of the firm may fall to rupees 2 crores and in a good year it may go even up to rupees 8 crores. Find out EPS for both the levels of EBIT and debt ratio of 25% and 50%. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कल को अगर अच्छा टाइम आपका आया तो आपका EBIT 8 करोड़ भी हो सकता, यही लिखा हुआ ना, और बुरे टाइम में 2 करोड़ भी रह सकता है। तो आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में क्या हमारा EPS होगा। दोनों केसेस में बताना है,
25% डेप्ट में और 50% डेप्ट में, और दोनों केसेस में बताना है गुड ईयर में और बैड ईयर। तो आइए सेकंड पॉइंट का आंसर शुरू करते। इसमें आपको क्या करना है, पहला कॉलम वही है पर्टिकुलर्स, 25% डेप्ट 50% डेप्ट, एकदम यही कॉलम बनाइए, पर्टिकुलर्स 25% डेप्ट 50% डेप्ट, सेम कॉलम बनाइए, और इंफॉर्मेशन को फिर लिखिए, इक्विटी कैपिटल एज इट इज लिखिए, डेप्ट कैपिटल एज इट इज लिखिए, टोटल कैपिटल एज इट इज लिखिए। आंसर देने का तरीका एकदम वही। और दोनों ऑप्शंस को, यानी 25% डेप्ट और 50% डेप्ट, दोनों ऑप्शंस को दो सिचुएशन में फिर डिवाइड करें। दोनों ऑप्शंस को दो सिचुएशन में डिवाइड करना है, गुड ईयर एंड बैड ईयर। दोनों ऑप्शंस को आपने दो सिचुएशन में डिवाइड करना है, गुड ईयर एंड बैड ईयर, और बाकी आंसर देने का प्रोसीजर एकदम से। गुड ईयर में आपका ईबीआईटी हो सकता है 8 करोड़ रुपए, बैड ईयर में ईबीआईटी हो सकता है 2 करोड़ रुपए। चलिए, ये आपने लिखा ईबीआईटी, इसमें से आप क्या माइनस करना चाहेंगे, इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट देखो जी, अगर 5 करोड़ का डेप्ट है तो 15% हो गया 75 लाख। अगर 10 करोड़ का डेप्ट है तो 15% हो गया 1.5 करोड़। चले, ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट माइनस करें तो फिर हमें ईबीटी पता चलेगा। पहले केस में 7 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 6 करोड़ 50 लाख, 50 लाख। ठीक है ना। टैक्स का रेट कितना है, 50%। 50% टैक्स, दिस इज 3 करोड़ 62 लाख 50,000। ओके, 62 लाख 50,000। This is 3 crore 25 lakhs. और लास्ट में 25 lakhs. So we are able to get EAT 3 crore 62 lakhs 50,000. 62 lakhs 50,000
3,25,00,000 और लास्ट में 25 lakhs। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहले केस में कितने? 75 लाख। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दूसरे केस में कितने हैं? 50 lakhs, 50 लाख। तो फिर ईपीएस कैलकुलेट किया जाए 4.83, 4.83, 0.83, 0.83, 6.5, 0.5। बस ईबीआईटी से शुरू करो, ईपीएस पे पहुंच जाओ। यही सीखा हमने इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, और वो क्वेश्चन कौन सा बचा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 27 है, कुछ कह नहीं सकते कि आज की क्लास में वो हम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो नहीं कह सकते। अगर टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। अभी हमको स्टार्ट करना है नया चैप्टर, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। हो सकता है कर भी लें, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देने का टाइम मिल भी जाए, वो हम बाद में सोचेंगे। अभी तो हम लोग शुरू करेंगे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, जो कि पेज नंबर 9 से शुरू भी है। बस एक क्वेश्चन नंबर 27 ही बचा ना, और तो कोई क्वेश्चन नहीं। और आपको उसके लिए कोई पेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। वो जब भी आएगा तो आप उसी समय उस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, कोई पेज बीच में मत छोड़िए, वो हो जाएगा, उसी समय हो जाएगा। हां, तो आइए शुरू करते हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। हां जी, लिखेगा। टोटल फंड्स may be arranged, total funds may be arranged under different methods. Total funds may be arranged under different methods and from different sources, and from different sources of equity capital, comma preference capital and debt capital. क्या हमारी ये स्टेटमेंट वैलिड है कि जी फंड्स अरेंज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सोर्सेस होते हैं? कोई इक्विटी से अरेंज करता है, कोई प्रेफरेंस से अरेंज करता है, तो कोई डेब्ट से अरेंज करता है। आगे लिखेगा, इसके आगे लिखेगा, we know that EBIT is same, EBIT is same under different methods. We know EBIT is same under different methods. इतने क्वेश्चन करें, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 होते थे, पर हर एक में EBIT हमेशा सेम ही रहा। EBIT हमेशा सेम होता है ना। However,
लेकिन however EPS is different, and we always select such method of financing. We always select such method of financing which produces maximum EPS under the given circumstances. Which produces maximum EPS under the given circumstances. तो ये लगभग हमने एक पैराग्राफ लिख लिया, पर इसमें नया तो कुछ था ही नहीं। ये तो हमने वो लिखा जो हम पिछले चैप्टर में कर रहे थे। अब हम इस चैप्टर पर आ जाते हैं। तो अगले पैराग्राफ में लिखेगा, इन द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, in the concept of point of indifference, comma, we take the reverse route. We take the reverse route. हम इसमें उल्टी दिशा में पढ़ाई करते हैं। यानी जिस चैप्टर का नाम EBIT EPS एनालिसिस है, अगर उस चैप्टर का नाम बदलकर EPS EBIT कर दिया जाए, यानी EPS से शुरू करके EBIT पर पहुंचे, अगर पढ़ाई के डायरेक्शन को बदल दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो उस चैप्टर का नाम है पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। वही बात हमने लिखा ना, इन द कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस वी टेक द रिवर्स रूट। आगे लिखेगा, with the help of this technique, comma, we calculate such level of EBIT. We calculate such level of EBIT which produces equal EPS, among different alternatives, full stop। वैसे इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इक्वल पोजीशन। आपने पिछले चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में आपने एक पोजीशन ली है, आपने फैसला सुनाया है। मेरा मतलब है आपने कहा है कि ये काम कर लो, ये काम मत करना, ऑप्शन 1 ठीक है, ऑप्शन 2 ठीक नहीं है। क्या आपने हर क्वेश्चन में फैसला सुनाया था? पिछले चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में? इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन में आप कहोगे हम फैसला सुनाना नहीं चाहते। जैसे कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम निष्पक्ष होना चाहते, यानी हम ना इसके फेवर में है ना उसके फेवर में, हमारी भला से जो मर्जी काम करो। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। इंडिफरेंट हो जाना यानी निष्पक्ष हो जाना, किसी के भी फेवर में बात नहीं कहना, मत कहना। ओके, तो समझ लीजिए इस चैप्टर में हम किसी के फेवर में बात नहीं कही। खैर, आगे लिखेगा, मैथमेटिकली, it is computed with the help of, mathematically it is computed with the help of following equation. It is computed with the help of following equation. अब ये इक्वेशन अभी आप लिख लीजिए,
पर आप इसको अभी समझने की कोशिश मत करिएगा। बड़ी एब्रिविएशंस इसमें यूज हो रही, लेकिन बस एक क्वेश्चन की बात है, फिर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, तो ये इक्वेशन आपको लिखनी है। तो जो हमने एब्रिविएशंस यूज करी हैं उनकी फुल फॉर्म लिख लें। I1 एंड I2, जो हमने टर्म यूज करें I1 एंड I2, उनके मतलब हैं इंटरेस्ट इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। I1 यानी इंटरेस्ट इन ऑप्शन 1, I2 यानी इंटरेस्ट इन ऑप्शन 2। I1 I2 के मतलब इंटरेस्ट इन ऑप्शन 1 एंड इंटरेस्ट इन ऑप्शन 2। T का मतलब लिखिएगा टैक्स रेट, T का मतलब टैक्स रेट। फिर PD1 एंड PD2, PD1 PD2 के आगे लिखेगा प्रेफरेंस डिविडेंड इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, प्रेफरेंस डिविडेंड इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। N1 और N2 के मतलब लिखिएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। N1 N2 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ठीक है, हालांकि मैंने आपको कहा है कि आप इसको समझने की कोशिश मत करें, लेकिन फिर भी कोई इतना मुश्किल पॉइंट नजर आ नहीं रहा। देखो भाई, अगर आप EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ये होगा EBT। अगर किसी को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बिफोर टैक्स का आफ्टर टैक्स हो जाता है। आफ्टर टैक्स इनकम में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो आ जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा EPS। ऐसा लगता है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है EPS इन अल्टरनेटिव 1 और आपने राइट हैंड साइड में लिखा है EPS इन अल्टरनेटिव 2, और आप दोनों EPS को इक्वल करना चाहते हैं। क्या ये बात सही है? आप दोनों EPS को इक्वल करना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? आप आइएगा पेज नंबर 9 पर और पढ़ना शुरू करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, पेज नंबर 9। A new project under consideration by your company requires capital investment of rupees 150 lakhs. Interest on loan is 12%, tax rate is 50%. Calculate the point of indifference if alternatives available are: number 1, raise the entire amount by issue of shares at rupees 10 each. Number 2, raise rupees 100 lakhs by way of debt and rupees 50 lakhs by issue of shares. Okay, आप एक काम करिएगा, आप लिखिएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 1 के ब्रैकेट्स में लिखिएगा, ऑप्शन 1 के ब्रैकेट्स में लिखिएगा टू अरेंज रुपीस 150 लैक्स, जो कि आपकी टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है।
to arrange rupees 150 lakhs by issue of new equity shares. ऑप्शन 1 क्या है? अगर आपको 150 लाख रुपए चाहिए तो आए नए इक्विटी शेयर इश्यू करें। अगर आपने फंड्स को अरेंज करने का ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो बताइए इस ऑप्शन में आपको इंटरेस्ट कितना पे करना होगा? नील। तो लिखेगा I1 नील। जब कोई डेब्ट कैपिटल ही नहीं है तो इंटरेस्ट ही नहीं है। अच्छा बताइएगा इस ऑप्शन में आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कितना पे करना होगा? नील। प्रेफरेंस कैपिटल नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं। अच्छा ये बताइएगा कितने इक्विटी शेयर इश्यू करोगे? सोच के बताइए। 15 lakhs, 15 लाख। क्या ये बात हम ठीक कह रहे हैं? 15 लाख। आपको टोटल चाहिए 150 लाख। एक शेयर 10 रुपए का। कितने इक्विटी शेयर्स? 15 लाख। ओके, आपने ऑप्शन 1 के बारे में जरूरी बातें पता कर ली हैं। अब आप लिखिएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के ब्रैकेट्स में लिखेगा टू अरेंज रुपीस 100 lakhs by way of 12% debt financing and balance rupees 50 lakhs by way of equity shares. अच्छा, अगर आपने ये ऑप्शन पिक किया, 100 lakhs का लोन है, 12%, तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 12 lakhs, 12 लाख रुपए। अच्छा, इस ऑप्शन में प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कितना होगा? इस ऑप्शन में भी प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई अमाउंट नहीं होना चाहिए। आप बताएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? 5 लाख। चलिए, दोनों ऑप्शन के बारे में आपने कुछ जरूरी बातें पता करी। ये जरूरी बातें तो हमने ऐसे ही बता दी, हालांकि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या अभी हमें पता नहीं। अब आप हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। अब आप हेडिंग डालें कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, ये आपने हेडिंग डाली। इसमें आप क्या करिएगा कि जो इक्वेशन थी ना, अब आप इस इक्वेशन को एज इट इज लिखो। ये इक्वेशन जो है एज इट इज लिखो। और जितनी बातें आप जानते हैं आप पुट करो। जैसे I1 आपने पता किया नील। टैक्स रेट क्वेश्चन में कितना लिखा है? 50%। प्रेफरेंस डिविडेंड नील। ऑप्शन 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 15 लाख। टैक्स रेट 50%। सेकंड ऑप्शन में प्रेफरेंस डिविडेंड नील। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख।
अब ये माना जा सकता है कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। मेरे ख्याल से सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे इधर 5 लाख है, इधर 15 लाख है, तो कैसे काटा जा सकता है? इधर आ जाएगा 1, तो इधर आ जाएगा 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप EBIT को कैलकुलेट करके बताओ। कितना बताया आपने? Hence, indifference situation is obtained. Indifference situation is obtained at EBIT level of rupees 18 lakhs, 18 लाख। अब हमने इसको कैलकुलेट तो कर ही लिया है, अब हमें इसको समझ भी लेना चाहिए, तो समझने का काम शुरू किया जाए। देखिए, हमने बिजनेसमैन से पूछा क्या लगता है इस प्रोजेक्ट से कितने रुपए कमा लोगे? कहते हैं ये 18 लाख कमा लूंगा। हमने कहा चलो एक काम करते हैं, आपकी कमाई 18 लाख मान ही लेते। ध्यान से सुनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है। आपकी कमाई 18 लाख मान ही लेते। अगर आपकी कमाई 18 लाख है तो EBIT 18 लाख, उसमें से 0 इंटरेस्ट माइनस करते, तो आ गया EBT। 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते, आ गया EAT। 0 प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते, 15 लाख इक्विटी शेयर से डिवाइड करते, तो बताओ EPS कितना आया? 0.6, 60 पैसे। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। आइए सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। आप कहते हैं EBIT 18 लाख, EBIT 18 लाख, उसमें से 12 लाख इंटरेस्ट माइनस करो, 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करो, प्रेफरेंस डिविडेंड 0 माइनस करो, 5 लाख इक्विटी शेयर से डिवाइड करो, 0.6। हमने कहा भाई साहब आपने अगर 18 लाख ही कमाने हैं तो हमारे पास क्या करने आया? यही जानने के लिए ना कि पैसों का इंतजाम ऑप्शन 1 से करें कि ऑप्शन 2 से करें। जिसे मर्जी कर लो भाई, क्योंकि जैसे मर्जी पैसों का इंतजाम करो, आपने कमाना तो 18 लाख ही है, और 18 लाख की कमाई आपको EPS 0.60 ही देगी, भले ही फंड्स का अरेंजमेंट ऑप्शन 1 से करो या ऑप्शन 2 से करो। इसका मतलब हम आपको फैसला सुनाना नहीं चाहते। हमारी नजर में दोनों ऑप्शन इक्वली बेनिफिशियल है, इक्वली फेवरेबल है। हम किसी के फेवर में कुछ नहीं कहना चाहते। अब जब दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं तो हम किसी के फेवर में बात क्यों कहें? क्या ये बात सही है? अच्छा, मानते हैं कमाई 18 लाख नहीं, 18 लाख से थोड़ी ज्यादा है, बस मानने के लिए 20 लाख मान लेते चलो। अगर मैं यहां EBIT के बदले 20 लाख लिखता हूं, -0, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 15 लाख, 0.67। अच्छा, वही 20 लाख अगर मैं यहां पुट करता हूं ऑप्शन 2 में, सॉल्व करके आप मुझे बता रहे 0.8। हमने बिजनेसमैन को कहा देखो भाई ऐसा है, अगर आप 20 लाख कमा सकते हो, अगर आप 20 लाख कमा सकते हो
तो फिर ऑप्शन 1 के पास मत जाइए, ऑप्शन 2 ठीक रहेगा, क्योंकि ऑप्शन 2 में ईपीएस ज्यादा है। ठीक है ना? चलो ईबीआईटी 18 लाख से थोड़ा कम मानते, 15 लाख रुपए। अगर वो 15 लाख है तो यहां पुट करो 15 लाख और ईपीएस निकालो 0.5। वही 15 लाख यहां पुट करो और ईपीएस बताओ 0.3। फिर तो ऑप्शन 1 ठीक है, तय हो गया। अगर आपकी कमाई 18 लाख से कम है तो आप ऑप्शन 1 के फेवर में जाइए, वहां फायदे में रहोगे। अगर आपकी कमाई 18 लाख से ज्यादा है तो पैसों का इंतजाम ऑप्शन 2 की मदद से करिए। और अगर आपकी कमाई एग्जैक्टली 18 लाख है तो हमारी बला से, है ना? जैसे मर्जी पैसों का इंतजाम करो भाई, आपने वो क्या फर्क पड़ता। ऐसे हालात में हम फैसला सुनाना नहीं चाहते। हां, इस हालात में हम फैसला सुनाएंगे, इसमें हम फैसला सुनाएंगे। पर इस सिचुएशन में जब हम फैसला नहीं सुनाएंगे तो ऐसी सिचुएशन को कहते हैं इनडिफरेंस सिचुएशन। हेंस इनडिफरेंस सिचुएशन इज ऑब्टेन्ड एट ईबीआईटी लेवल ऑफ रुपीज 18 lakhs। एक काम और करेगा, आप नीचे लिखिएगा कॉरेस्पॉन्डिंग ईपीएस, corresponding EPS is equal to 0.60। भाई ये लिख लो आप, corresponding EPS 0.60। भाई आप ही ने तो कहा था ना, अगर EBIT 18 लाख है तो दोनों ऑप्शन में EPS इक्वल है, और वो इक्वल EPS कितना है 0.60, जो इधर भी आया था और उधर भी आया था। ठीक बात है ना? चलो हमने ये पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का पहला क्वेश्चन कर लिया, कुछ बात अपने समझ में आई। अब आप एक काम करिएगा, वो पिछले चैप्टर का जो एक क्वेश्चन छूट गया था उसमें वापस आई। मैंने कहा था ना, मैं हो सकता है करवा भी दूं आज की क्लास में वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। हां जी, ओके। डीएमसी कॉर्पोरेशन currently has 1 lakh share of common stock। कॉमन स्टॉक का मतलब इक्विटी शेयर at rate of ₹50 per share। It has ₹2 million in 7% bonds। The company is considering ₹4 million expansion program that it can finance with either number 1 all common stock at ₹50 per share, number 2 all bonds at 9%। The company estimates that if expansion program is undertaken, it can attain in the near future ₹1 million in EBIT। A, the company's tax rate is 40%, calculate EPS for each plan। B, what is the indifference point between the alternatives? And C, draw EBIT EPS graph। आप लिखिएगा आंसर टू द ए पॉइंट और हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस अंडर डिफरेंट प्लान्स, computation of EPS under different plans of raising additional funds।
चलिए आप ये कॉलम्स बनाइएगा, पर्टिकुलर्स, प्लान फर्स्ट एंड प्लान सेकंड। क्वेश्चन कहता है कि हमें एक्सपेंशन के लिए फंड्स चाहिए ₹4 मिलियन, जिसे अरेंज करने के, मैनेज करने के हमारे पास 2 प्लान्स हैं और हमें उन दोनों प्लान्स में ईपीएस को कैलकुलेट करके बताना है। तो आप कुछ ऐसे लिखिएगा, इक्विटी कैपिटल, फिर आप लिखिएगा 7% डेप्ट कैपिटल जो कि बॉन्ड्स की शेप में है, और 9% बॉन्ड्स। इन तीनों का जो भी टोटल होगा वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी, आपके पास पहले से हैं 1 लाख शेयर 50 रुपए के हिसाब से। क्वेश्चन में लिखा है आपके पास पहले से हैं 1 लाख शेयर 50 रुपए के हिसाब से। तो आप लिखिएगा 50 लाख रुपए इक्विटी कैपिटल, और ध्यान से जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखिएगा, 50 लाख रुपए इक्विटी कैपिटल। आपके पास पहले से हैं 7% बॉन्ड्स 2 मिलियन। व्हेन दे से 2 मिलियन दे मीन 20 lakhs। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 20 लाख रुपए। एक बार फिर से 50 लाख इक्विटी कैपिटल पहले से है, 20 लाख 7% बॉन्ड्स पहले से है। क्वेश्चन कहता है कि हमें 4 मिलियन 40 लाख और चाहिए, और 40 लाख अरेंज करने का दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आइए 9% बॉन्ड्स इश्यू करें। टोटल हो गया 1 करोड़ 10 लाख। हां जी, 50 लाख इक्विटी कैपिटल पहले से, 20 लाख डेप्ट कैपिटल पहले से, 40% डेप्ट कैपिटल नया, टोटल कैपिटल 1 करोड़ 10 लाख। ओके। प्लान 1 कहता है आपको 40 लाख रुपए चाहिए थे ना, तो आप नया डेप्ट कैपिटल मत लेकर आओ, 40 लाख के नए इक्विटी शेयर इशू करो। अरे इक्विटी कैपिटल 50 लाख तो पहले ही है, और 40 लाख के इक्विटी शेयर इशू करोगे तो इक्विटी कैपिटल कितना हो जाएगा? 90 लाख। ठीक बात है। और 7% डेप्ट कैपिटल पहले से, टोटल कैपिटल 1 करोड़ 10 लाख। अब आपको दोनों प्लान समझ में आ रहे हैं ना? दोनों प्लान्स का टोटल कैपिटल है 1 करोड़ 10 लाख। ठीक। क्वेश्चन से पूछिए कि ईबीआईटी कितना होगा? 10 लाख। 1 मिलियन यानी 10 लाख। ओके। क्वेश्चन में बताया गया है ईबीआईटी 10 लाख 1 मिलियन। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट देखो, 20 लाख का लोन पहले से, 7% रेट 1,40,000। $40 लाख का डेप्ट कैपिटल और 9%,
3,60,000। आप EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करें, 8,60,000 एंड 5 lakhs। टैक्स का रेट बताइए। 40%। 40% यानी 3,44,000 एंड 2 lakh। EAT 5,16,000, 5,16,000 और 3 लाख। नेक्स्ट क्या लिखा जाए? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वैसे एक शेयर कितने का है? एक शेयर कितने का है? 50 रुपए का। जब आप कहते हैं इक्विटी कैपिटल 90 लाख, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बताइए। 1,80,000 एंड 1 लाख। फिर तो आप मुझे EPS भी बता सकते हैं। 2.87 एंड 3। 2.87 एंड 3। क्वेश्चन ने पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर पूछता क्वेश्चन तो हम कहते हैं ठीक है, प्लान सेकंड के हिसाब से फर्स्ट अरेंज कर लीजिए, क्योंकि यहां पर EPS ज्यादा है। ए पॉइंट का आंसर हमने दे दिया ना। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि एक हमारी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है और हमें नए फंड चाहिए, तो बताइए नए फंड्स प्लान 1 से आए या प्लान 2 से आए तो EPS का अमाउंट कितना हो जाएगा। तो हमने क्वेश्चन के ए पॉइंट का आंसर दे दिया है। आइए अब हम इसके बी पॉइंट की तरफ बढ़े। क्या है बी पॉइंट? के दोनों प्लान्स में पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस बताइए। मेरा मतलब है EBIT 10.5 लाख है, हमने पूछा बताओ कौन सा प्लान सही रहेगा। आपने कहा जी प्लान 2 ठीक है। क्यों? क्योंकि EPS में इसमें ज्यादा है। क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है, क्या ऐसा भी EBIT का अमाउंट हो सकता है जब आप प्लान 1 प्लान 2 के बारे में फैसला सुनाने से मना कर दे? हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। कंप्यूटेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। प्रेफरेंस डिविडेंड ने क्यों नहीं लिखा? तो है ही नहीं, तो लिखने से क्या फायदा, इसलिए नहीं लिखा। पहले ऑप्शन में इंटरेस्ट कितना है? अच्छा, प्लान 1 में एक बार फिर से, प्लान 1 में 90 लाख कहां से आया है? आपके पास पहले से इक्विटी कैपिटल है 50 लाख और आपने 40 लाख के इक्विटी शेयर और इश्यू करे हैं, तो 50 लाख जमा 40 लाख 90 लाख ही तो हुआ। खैर, प्लान 1 में इंटरेस्ट कितना है? 1,40,000। टैक्स का रेट 40%।
प्लान 1 में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1,80,000। अच्छा, प्लान 2 में इंटरेस्ट कितना है? ये रहा 1,40,000 जमा 3,60,000, 5 लाख। और टैक्स का रेट 40%। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1 लाख। भाई आप सॉल्व करते रहिए। तो आपने मुझे बताया EBIT ₹9,50,000। अगर EBIT 9.5 लाख हो जाए तो दोनों प्लान में EPS इक्वल हो जाएगा। आपने अभी अभी कहा था अगर EBIT 10 लाख है तो EPS इक्वल नहीं, पर अगर EBIT 9.5 लाख हो जाए तो EPS इक्वल हो जाएगा। साबित करें, साबित करें। यही 9,50,000 पहले इधर पुट करके देखो, कैलकुलेशन करके देखो जी EPS कितना आ रहा है। वही 9.5 लाख इसमें भी पुट करके देखो, उसमें भी वही आ रहा है। तो चूंकि दोनों में सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये इंडिफरेंस का आंसर है। तो आप नीचे लिखो कॉरेस्पॉन्डिंग EPS इज इक्वल टू ₹2.7। corresponding EPS is equal to ₹2.7। ठीक है ना? अब हम इस क्वेश्चन के सी पॉइंट की तरफ बढ़े। प्लीज कम टू चलो कोई बात, क्या कर सकते हैं। आगे से ध्यान रखिएगा भाई, आप सब लोग को ध्यान रखना चाहिए, टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली दोनों बातें गलत है ना। टीचर का मोबाइल फोन बजे वो भी गलत है, स्टूडेंट का मोबाइल फोन बजे वो भी गलत है। मतलब इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए ना। ठीक है, ओके। बस ओके, पॉइंट नंबर सी पर आइएगा। पॉइंट नंबर सी, ये और बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये तो उम्मीद करता नहीं कि आप लोग आपस में कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट को कब रियलाइज होगा कि अब वो स्कूल में नहीं पढ़ता भाई। पता नहीं कैसे ऐसे स्टूडेंट कैसे इस लायक समझे जाएं कि वो प्रोफेशनल फील्ड के लायक भी, अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं, घर वालों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या हासिल हो जाएगा भाई। जो सी रिक्वायरमेंट है वो हमसे क्या पूछा गया है, EBIT EPS ग्राफ। ये कंसेप्ट जो है हमारे लिए एकदम नया कंसेप्ट है ना। बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो इसी कंसेप्ट के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन कोई मुश्किल कैलकुलेशन तो थी नहीं।
और पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का तो एक क्वेश्चन हुआ तभी हमें पता चल गया था कि ये कोई मुश्किल कंसेप्ट तो है नहीं। हम इसको समझना चाहते हैं बेसिकली है क्या। ग्राफ हम लोगों ने ठीक है पहले भी कई बार बनाया होगा, लेकिन ग्राफ ईबीआईटी और ईपीएस के कंटेक्स्ट में जरूर इसमें कुछ स्ट्रांग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन निकल कर आने चाहिए। तो आइए इस कंसेप्ट को शुरू करते हैं। देखो जी, पहला है प्लान फर्स्ट। जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं, जिस भी पैटर्न में लिख रहा हूं, आप भी उसी पैटर्न में लिखेगा। एक है ईबीआईटी, दूसरा है ईपीएस। पैटर्न को बदलने की कोशिश मत करिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी लिखिएगा। जब हम ए पॉइंट का आंसर दे रहे थे तो हमने क्या देखा कि अगर ईबीआईटी 10 लाख रुपए, हमने क्या देखा जब ईबीआईटी 10 लाख रुपए, तो जब हमने प्लान 1 से ईपीएस पूछा तो उसने कितना बताया? 2.87। क्या ये बात सही? प्लान 1 की बात कर रहा हूं। जब ईबीआईटी 10 लाख था, हमने प्लान 1 से पूछा ईपीएस कितना है, तो उसने कहा 2.87। क्या ये बात सही? फिर अभी मैं बी पॉइंट का आंसर दे रहा था, तो मुझे पता चला पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। वो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस क्या था कि अगर ईबीआईटी हो जाए 9.5 लाख, 9.5 लाख, तो ईपीएस कितना था? 2.7। तो मुझे कुछ जरूरी बातें पता चल रही। अगर ईबीआईटी 10 लाख है तो ईपीएस 2.87 है, अगर ईबीआईटी 9.5 लाख है तो ईपीएस 2.7 है। ये कुछ जरूरी बातें मुझे पता चल रही। एक और बात मैं पता करना चाहूंगा प्लान 1 के लिए, फिर प्लान 2 पर आ जाऊंगा। अगर ईबीआईटी है 1,40,000, ऐसी रैंडम बेसिस पर मैंने पिक कर ली 1,40,000, तो 1,40,000 मान लेते हैं। अगर ईबीआईटी 1,40,000 है तो उसमें से 1,40,000 का इंटरेस्ट चला गया। 1,40,000 में से 1,40,000 गया ईबीटी 0, टैक्स 0, ईएटी 0, ईपीएस 0। कैलकुलेशन देखिएगा, ऑब्जेक्टिव मत देखिएगा। ऑब्जेक्टिव तो देर से क्लियर होता है। शुरू में कैलकुलेशन समझ में आती है, बाद में कंसेप्ट समझ में आता है। कैलकुलेशन तो ठीक है एकदम। फिर लिखिएगा प्लान सेकंड। जब ईबीआईटी 10 लाख था तो आपने ईपीएस कितना बताया था? 3। जब ईबीआईटी 9.5 लाख था तो आपने ईपीएस कितना बताया था? 2.7। ये तो कॉमन था ना, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस था, दोनों में सेम था। कितना? 5 लाख। इसका मतलब ये रैंडम नहीं है, ये सोची समझी कैलकुलेशन, ये रैंडम नहीं। इंटरेस्ट 5 लाख है, हमने सोचा चलो ईबीआईटी भी 5 लाख हो जाए। 5 लाख में से 5 लाख माइनस हुआ, ईबीटी 0, टैक्स 0, ईएटी 0, ईपीएस 0। बड़ी सोची समझी गई कैलकुलेशन है, ये रैंडम नहीं। चलिए ये कैलकुलेशन हमारी समझ में आ गई ना, और बिना मतलब के तो कैलकुलेशन होती नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव है जी, हमको ईबीआईटी ईपीएस ग्राफ समझ में आना चाहिए। उसके लिए मैं जरूर इन कैलकुलेशंस को इस्तेमाल करने वाला हूं। हाँ जी, ईबीआईटी ईपीएस मैं वर्टिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। ईपीएस
हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं ईबीआईटी। मैथमेटिक्स में आपने सीखा होगा कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैं उन भारी भरकम शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। सीधी सी बात है, एक तरफ ईबीआईटी है और एक तरफ ईपीएस। ठीक है ना? मैं क्या देखता हूं कि ईपीएस तो बड़ी छोटी फिगर है, पर ईबीआईटी बड़ी फिगर है। ईबीआईटी 10.5 लाख, 9.5 लाख, बड़ी फिगर है। तो ईबीआईटी हम लिख लें रुपीस इन लैक्स, और ईपीएस हम लिख लें रुपीस। हम ऐसा कर सकते हैं ना कि जी ईबीआईटी तो लैक्स रुपीस में है, ईपीएस रुपीस में। ईपीएस छोटी सी फिगर है। ईपीएस के बारे में पहले बात कर लें। 1 रुपये, 2 रुपये और 3 रुपये, 1, 2 and 3। ओके, अब अपने को चाहिए ईबीआईटी। एक लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आखिर में 10। ईबीआईटी इज इन लैक्स ऑफ रुपीस, ईपीएस इज इन रुपीस। ठीक है, तो ग्राफ बनाना शुरू करें। प्लान 1 कहता है अगर ईबीआईटी है 10 लाख तो ईपीएस है 2.87। 10 लाख ईबीआईटी, ये रहा ना 10 लाख ईबीआईटी, ईपीएस 2.87। एग्जैक्टली तो बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा। ठीक है, अगर ईबीआईटी है 9.5 लाख तो ईपीएस है 2.7। ठीक है ना? अगर ईबीआईटी है 1,40,000 तो ईपीएस है 0। ईबीआईटी है 1,40,000, ईपीएस है 0। ईबीआईटी 1,40,000। भाई ये तीनों पॉइंट आने तो एक ही लाइन में जाए, नहीं आ रहे होंगे तो वो तो मेरे हाथ में तो है नहीं, पर ये आने एक ही स्ट्रेट लाइन में आएंगे। अब जैसा भी, मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाया हूं, मुझे इसका दुख रहेगा। पर आप ग्राफ पेपर पर बनाओ। ग्राफ पेपर पर नहीं, वैसे भी आपके पेपर पे सीधी आ रही होगी, है ना? वह सीधी है, मैंने थोड़ी टेढ़ी कर दी। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर ईबीआईटी 10 लाख है तो ईपीएस कितना है? 3। अगर ईबीआईटी 10 लाख है तो ईपीएस कितना है? 3। ठीक है, दिस इज द केस। अगर ईबीआईटी 10 लाख है तो ईपीएस है 3। आगे बढ़े। अगर वो 9.5 लाख है तो ईपीएस कितना है? 2.7। और ये पॉइंट कॉमन आ गया ना, दोनों में सेम आ गया ना। और लास्ट में अगर ईबीआईटी 5 लाख है तो ईपीएस कितना है? 0। ये रहा। अगर ईबीआईटी 5 लाख है तो ईपीएस 0 है। दिस इज प्लान
सेकेंड। अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर आप इससे एक परपेंडिकुलर EBIT के लेवल पर लेके जाओगे तो ये 9.5 लाख पे चला गया। ठीक है ना? और यही परपेंडिकुलर अगर आप EPS की तरफ लेकर जाओगे $2.7, नहीं आना नहीं, लेकिन इसके कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझिए। बेसिकली हम आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। देखो जी, इससे पहले की सिचुएशन और इसके बाद की सिचुएशन में फर्क है। इससे पहले देखा जा सकता है प्लान 1 का EPS ज्यादा है, प्लान 1 ऊपर है। यानी जब हम इससे पहले के हालात देखते हैं तो प्लान 1 का EPS ज्यादा है, लेकिन इसके बाद हम क्या देखते हैं, प्लान 2 का EPS ज्यादा। इस पॉइंट ने करा क्या, फिर सिचुएशन बदल दी, हालात बदल दिए। इससे पहले जो प्लान फेवरेबल था वो इस पॉइंट के बाद अनफेवरेबल हो गया, और जो इससे पहले अनफेवरेबल था वो फेवरेबल हो गया, है कि नहीं? मैथमेटिक्स की बड़ी सिंपल सी फिलॉसफी है। लाइन तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, वो 2 लाइनें मिलती, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद हालात भी बदलते। जो लाइन पहले नीचे होती है वो ऊपर चली जाती, जो लाइन पहले ऊपर होती है वो नीचे चली जाती। इसका मतलब पॉइंट्स इंटरसेक्शन से पहले जो सिचुएशन अनफेवरेबल थी वो फेवरेबल होगी, और फेवरेबल सिचुएशन अनफेवरेबल होगी। इसका मतलब हर समय आप फैसला देते हैं, सिर्फ एक समय ऐसा आता है जब आप फैसला नहीं देते, और वो समय कौन सा होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। तो जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो ये वो सिचुएशन होती है जब हम फैसला सुनाने से मना कर देते हैं, वरना उसके उधर के हालात और इधर के हालात में हम हर समय कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ये करो वो करो, ये ना करो वो ना करो। जैसे आपके घर वाले आपको हमेशा सुनाते रहते हैं, ये करो वो करो। कभी कभी वो स्पीचलेस हो जाते होंगे कि जी अब क्या करें। कभी क्या होता है, पड़ोसी जो है वो आपकी तारीफ कर दे तो फादर करें तो क्या करें, स्पीचलेस हो जाते हैं कि अब तो कुछ नहीं कर सकता। तो जब वो स्पीचलेस हो जाते हैं, यानी वो हालात ऐसे जब हम कुछ नहीं कहते, जब हम कुछ नहीं कहते हैं तो उसे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कहते हैं, है ना? कई बार आपकी जिंदगी में भी ऐसे हालात आते होंगे, ना हां कहते बनता है, ना कहते बनता। क्या करें भाई, बस इसको बोलते हैं जी पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। हां कहूं तो भी फंसूं, ना कहूं तो भी फंसूं। पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस, बेहतर है कुछ ना कहा जाए। वो व्यवस्था जहां मौन रहना उचित होता है, उस व्यवस्था को पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस कहा जाता है। क्या ये बात अपने आप में सही है? हम भी वही कह रहे हैं जी, ये वो सिचुएशन है जब हम कुछ नहीं कहते हैं, और इसके आगे की सिचुएशन और इसके पहले की सिचुएशन में हम कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। ये सिचुएशन यहां फेवरेबल है और इसके बाद ये वाली सिचुएशन अनफेवरेबल, दूसरी वाली सिचुएशन फेवरेबल हो जाएगी। क्या ये बात सही? मेरे ख्याल से ये ग्राफ पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे ढंग से समझाता। एक बात और साबित हुई, हालांकि इस क्वेश्चन में तो नहीं है। मान लीजिए हम ग्राफ बना रहे थे,
तो पहले प्लान का ग्राफ ऐसे बन गया, लाइन ऐसे बन गई, और दूसरे की भी लाइन ऐसे बन गई, पैरेलल लाइन बन गई, है तो नहीं, पर मान लो जी बन गई पैरेलल लाइन। तो फिर आप ऐसी सिचुएशन में क्या कंक्लूजन देना चाहेंगे? नहीं, वो और बात है, नहीं, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का कंक्लूजन क्या, वो तो समझ में आता है जी ये ज्यादा फेवरेबल। तो इसका मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं जिसको कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस का नाम दिया जा सके। तो पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस के लिए यह जरूरी है कि ग्राफ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। मैं जरूर अगली क्लास में ऐसे हालात पर बहस करना चाहूंगा कि जिसमें पैरेलल लाइन के ग्राफ बनते हों और हमारा कंक्लूजन हो कि पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस नहीं होता। ठीक है ना? आज की क्लास में आधा घंटा पहले छोड़ देता हूं। थैंक यू। थोड़ा मैथमेटिक्स कमजोर हो जाता है मेरा।